हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास मैथ्स का टॉपिक मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स की क्रम क्या होती है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, उसका व्यापक रूप, मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है? तो संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास, यानी क्रम विन्यास मतलब अरेंजमेंट, उनको किस प्रकार लिखा जाता है को अवयव कहते हैं। जिन्हें हम आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार अरेंजमेंट में लिखेंगे उसे हम अवयव कहेंगे। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के, जैसे हमने यहाँ पे ए से व्यक्त कर रखा है, तो हमेशा बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इनके अवयव की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव होते हैं उन्हें हमेशा हम स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर ये अवयव है तो इसे हम A11, इसे हम A12, इसी प्रकार हम लिखते जाएंगे। यहाँ मैट्रिक्स ए, अगर हम कोई और एग्जांपल लें जैसे sin x, cos x, माइनस cos x, sin x, ये एग्जांपल लेते हैं तो ये भी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को हम बड़े कैपिटल अक्षर B में प्रदर्शित किया है। अब हम बात करते हैं अवयव का क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। माना कि एक m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले अवयव के क्रम को हम m क्रॉस n से प्रदर्शित कर सकते हैं। m क्रॉस n, जहाँ m है वो पंक्तियों की संख्या हुई और n है वो स्तंभों की संख्या हुई। माना हमने एक मैट्रिक्स A है जो इस प्रकार की एक मैट्रिक्स है, तो इसमें पंक्ति, ये पहली रो हुई R1, ये दूसरी रो हुई R2, ये पहला स्तंभ हुआ C1, ये दूसरा स्तंभ हुआ C2, ये तीसरा स्तंभ हुआ C3। यानी कि इसमें दो पंक्ति है और तीन स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या होगा? दो पंक्ति गुना तीन स्तंभ। हमेशा पंक्तियों की संख्या को पहले लिखा जाता है, स्तंभों की संख्या को बाद में लिखा जाता है, बीच में क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है। इन्हें आपस में गुणा कर 6 नहीं लिख सकते। अब हम बात करते हैं अवयव का व्यापक रूप। एक जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की क्या होती है? एक माना एक m क्रॉस n क्रम के अवयव को हम व्यापक रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। यहाँ हमने देखा एक A मैट्रिक्स लिखा है जिसकी जनरल फॉर्म लिख रखी है A11, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार चलते चलते पहली पंक्ति और nवीं स्तंभ का अवयव A1n हो गया। इसी प्रकार हम नीचे चलेंगे तो ये हो गया mवें पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार mn हो गया mवीं पंक्ति और nवें पंक्ति और nवें स्तंभ का अवयव। ये एक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है। हम शॉर्ट रूप के अंदर अवयव को इस प्रकार भी लिख सकते हैं Aij m क्रॉस n, जहाँ i क्या होगी? i पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और j है वो स्तंभों की संख्या। तो ये मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है और हम मैट्रिक्स को नॉर्मल रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अवयव के प्रकार। अवयव, यहाँ पर हम अवयव के 9 प्रकार पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से 9 प्रकार है। पहला अवयव पंक्ति अवयव, दूसरा स्तंभ अवयव, शून्य अवयव, आयताकार अवयव, वर्ग अवयव, विकीर्ण अवयव, अदिश अवयव, इकाई अवयव और त्रिभुजाकार अवयव। अब हम सबको एक एक करके देखेंगे कि कैसे होते हैं। पहला पंक्ति अवयव, इसको हम रो मैट्रिक्स, इंग्लिश में हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी? एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्तियों की संख्या 1 हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पंक्ति की संख्या हमेशा 1 होनी चाहिए। जैसे कि हमने एक माना ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर पंक्ति 1 है लेकिन इसमें स्तंभ 3 है, तो 1 क्रॉस 3। यहाँ पर स्तंभों की संख्या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पंक्ति की संख्या 1 होनी चाहिए। जैसे हम इसमें देखते हैं तो इसमें पंक्ति 1 है लेकिन स्तंभ 5 है, तो इसका क्रम 1 क्रॉस 5 हुआ। एक जनरल रूप के अंदर हम पंक्ति अवयव के क्रम को 1 क्रॉस n लिखते हैं, जहाँ 1 पंक्तियों की संख्या और n है वो स्तंभों की संख्या है। अब अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही अवयव हो, जैसे कि माना इसमें एक ही अवयव है, इसमें पंक्ति भी 1 और स्तंभ भी 1 है, तो यह पंक्ति अवयव होगा, इसे हम पंक्ति अवयव कहेंगे। अब हम मैट्रिक्स के दूसरे प्रकार स्तंभ अवयव को देखते हैं। स्तंभ अवयव कौन सा अवयव होगा? एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या इकाई हो।
यानी इसके अंदर हम पंक्तियों की संख्या कितनी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्तंभों की संख्या हमेशा 1 होगी। इसकी बात करें स्तंभों की संख्या 1 होगी तो 1 2 3। इसके अंदर हम देखें तो 1 2 3, पंक्ति कितनी है 3 है, लेकिन स्तंभ कितना है 1 है। इसका क्रम क्या होगा 3 क्रॉस 1, यानी कि जो मैट्रिक्स है ये स्तंभ अवयवी होगी, पंक्तियों की संख्या कितना भी हो। इसी प्रकार हम और एग्जांपल ले तो इसके अंदर पंक्ति 4 है लेकिन स्तंभ 1 है, इसे हम स्तंभ अवयवी कहेंगे। एक जनरल फॉर्म के अंदर इसका क्रम होता है m क्रॉस 1, जहाँ 1 है वो स्तंभों की संख्या है, m है वो पंक्तियों की संख्या है, m का मान कितना भी हो सकता है। अब हम मैट्रिक्स के आगे वाले प्रकार शून्य अवयव के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा अवयव जिसमें समस्त अवयव शून्य हो, यानी उसमें पंक्ति के अवयव भी शून्य हो, स्तंभ के अवयव भी शून्य हो, ऑल टोटल वह शून्य होगा, उसे हम स्तंभ शून्य अवयव कहेंगे। इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ये ओ नहीं है, इसे ओ के रूप में डार्क करके लिखा जाता है, ये इसका प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल माना कोई ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है, इसके सारे अवयव a11 भी शून्य है, a12 भी शून्य है, ये सारे अवयव शून्य है, अतः इसे हम शून्य अवयव कहेंगे। कोई 3x3 के अंदर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये 3x3 की शून्य मैट्रिक्स हो गई। अब हम बात करते हैं आयताकार अवयव। आयताकार अवयव के नाम से स्पष्ट है, आयत जिसकी सभी भुजाएं समान ना हो उसे हम आयत कहेंगे। तो एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर ना हो स्तंभों की संख्या की, यानी पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो स्तंभों की संख्या कुछ भी, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होगी, वो आयताकार अवयव कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कोई ए अवयव, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 है, स्तंभों की संख्या पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ 3 है, 2 क्रॉस 3। इसमें पंक्तियों की संख्या m बराबर 2 है, स्तंभों की संख्या n बराबर 3 है, तो m डज नॉट इक्वल टू n, यानी बराबर नहीं है, तो ये आयताकार अवयव कहलाता है। अब हम आगे वाले प्रकार वर्ग अवयव की बात करते हैं। वर्ग अवयव इसके भी नाम से स्पष्ट है, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स मान लो, यहाँ हमने 2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है, 2x2 की दोनों मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये इस अवयव का क्रम है, ये इस अवयव का क्रम है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है स्तंभों की संख्या 2 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, अतः पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग अवयव है। यहाँ पर भी पंक्तियों की संख्या 2 है स्तंभों की संख्या 2 है, यानी कि इनकी दोनों के मान बराबर हैं, तो ये वर्ग अवयव हुआ। छठा हम पढ़ते हैं विकीर्ण अवयव। एक ऐसा वर्ग अवयव, अब विकीर्ण अवयव के अंदर हमें वर्ग अवयव होना चाहिए, यानी कि उसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या नेसेसरी बराबर होनी चाहिए, जिसमें मुख्य विकीर्ण, अब यहाँ पर नया पॉइंट आया है मुख्य विकीर्ण। मुख्य विकीर्ण कौन सा होता है, मुख्य विकीर्ण वो होता है जो अवयव के a11 यानी कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ के जो पहले अवयव से विकीर्ण स्टार्ट होता है उसे हम मुख्य विकीर्ण कहेंगे। तो मुख्य विकीर्ण कौन सा हुआ, जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के पहले अवयव यानी a11 से स्टार्ट होता है, उसे हम मुख्य विकीर्ण कहेंगे। अब इस मुख्य विकीर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, विकीर्ण अवयव कहलाएगा। हमने कोई एग्जाम्पल माना a माना है, ये माना ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी इसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, यानी कि ये वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, यानी अपनी पहली कंडीशन पूरी हुई कि वर्ग अवयव है, जिसमें मुख्य विकीर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकीर्ण कौन सा हुआ, जो a11 से शुरू हुआ, इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी सारे अवयव मुख्य विकीर्ण के ऊपर के अवयव भी शून्य और नीचे के अवयव भी शून्य, यानी सारे अवयव शून्य, अतः ये विकीर्ण अवयव हुआ। अगर हम 2x2 की कोई मैट्रिक्स ले तो उसमें मुख्य विकीर्ण ये हुई, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी कि ये वर्ग मैट्रिक्स है। अब इसकी मुख्य विकीर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य, अतः ये विकीर्ण अवयव हुआ। अब हम आगे वाले प्रकार की बात करें अदिश अवयव। अदिश अवयव एक विकीर्ण अवयव
अब विकीर्ण अवयव है, विकीर्ण अवयव तो है वर्ग अवयव भी और उसके मुख्य विकिरण के सारे अवयव शून्य भी होने चाहिए। तो एक अदिश अवयव किसे कहेंगे? एक विकिरण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकिरण के समस्त अवयव समान हो। पीछे वाले प्रकार में निर्भरता कि मुख्य विकिरण के अवयव को छोड़कर सारे शून्य हो। इसमें क्या करना है? मुख्य विकिरण के अवयव समान होने चाहिए और बाकी सारे अवयव शून्य भी होने चाहिए। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3x3 की मैट्रिक्स ली। पहली कंडीशन कि ये वर्ग अवयव है, दूसरी कंडीशन इसके मुख्य विकिरण को छोड़कर सारे अवयव शून्य है अतः विकिरण अवयव भी है। तीसरी कंडीशन इसके मुख्य विकिरण के सारे अवयव समान होने चाहिए यानी A11 A22 A33 तीनों अवयव समान है अतः अदिश अवयव कहलाएगा। अगर हम कोई 2x2 की मैट्रिक्स ले, 2x2 की मैट्रिक्स हुई, इसके मुख्य विकिरण को छोड़ दें तो सारे अवयव शून्य है और मुख्य विकिरण के अवयव समान भी है और 2x2 यानी वर्ग मैट्रिक्स भी है। अब हम आगे वाले प्रकार इकाई अवयव। इकाई अवयव कौन सा होगा? इकाई अवयव एक अदिश अवयव। अब अदिश अवयव आ गया तो अदिश अवयव कौन सा होगा? विकिरण अवयव भी होगा, वर्ग अवयव भी होगा और मुख्य विकिरण के सारे अवयव समान भी होंगे। तो इकाई अवयव कौन सा होगा? एक अदिश अवयव इकाई अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकिरण जो A11 से स्टार्ट होता है कि समस्त अवयव इकाई यानी कि 1 हो। अगर 1 ले लेते हैं मुख्य विकिरण के सारे अवयव तो वो इकाई अवयव कहलाएगा। इसे प्रदर्शित हम कैपिटल I से करते हैं। तो हम कोई मैट्रिक्स मानते हैं। अब हम देखते हैं ये इकाई अवयव है। इकाई अवयव पहली बात ये वर्ग अवयव होना चाहिए, इसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। दूसरी बात इसके मुख्य विकिरण को छोड़कर सारे अवयव शून्य होने चाहिए यानी कि सारे अवयव शून्य है। तीसरा इसके मुख्य विकिरण के सारे अवयव समान होने चाहिए 1 1 1 यानी कि तीनों अवयव समान है। तीसरा कि सारे अवयव इकाई होने चाहिए। इकाई मैट्रिक्स के लिए सारे अवयव इकाई होने चाहिए यानी कि इसके सारे अवयव इकाई हैं तो ये इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इन सभी प्रकारों की डेफिनेशन याद कर लेना। हो सकता है एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ ले और इनके एग्जाम्पल कैसे लिखे जाते हैं वो भी देख लेना। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि शून्य वर्ग अवयव विकीर्ण अवयव होता है। हम जानते हैं कि विकीर्ण अवयव तो वो होता है जिसके मुख्य विकिरण को छोड़कर सारे अवयव समान हो, लेकिन शून्य वर्ग अवयव में तो सारे अवयव भी शून्य होते हैं। तो क्या शून्य वर्ग अवयव भी विकीर्ण अवयव हो सकता है? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने 3x3 के एक शून्य वर्ग अवयव लिया है। शून्य वर्ग अवयव लेने यानी वर्ग पंक्तियों स्तंभों की संख्या बराबर है, शून्य वर्ग अवयव हुआ। अब इसका विकीर्ण अवयव मुख्य विकिरण को छोड़कर, अगर हम यहाँ मुख्य विकिरण को छोड़ देते हैं बाकी सारे अवयव शून्य होने चाहिए। बाकी सारे अवयव शून्य, मुख्य विकिरण के अवयव कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सारे अवयव शून्य है तो वह विकीर्ण अवयव कहलाएगा। और यदि वह वर्ग अवयव है तो यहाँ पर शून्य वर्ग अवयव है वह विकीर्ण अवयव कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है तो याद रखें। इसी प्रकार की आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।